जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण किया गया है, जो आरजू काजमी और साजिद तरार ने किया है। क्योंकि आज पाकिस्तान की जो स्थिति है, उस स्थिति में इमरान खान ने जब स्टार्टिंग में हुकूमत में आया था, उस समय वो अपनी थोड़ी सी इनकम पे थोड़ा सा टैक्स देता था, जबकि इन्हीं 3-4 सालों में इमरान खान की जो इनकम है इतनी बढ़ चुकी है कि वो सालाना टैक्स 98 लाख तक चला गया, 1 करोड़ टैक्स तक चला गया। तो ये इनकम कहाँ से आई, जबकि इमरान खान तो खुद सैलरियां ले ही नहीं रहा है और बाहर अपने ड्राइवर पता नहीं क्या क्या ढोंग रचता रहता है, उनके घरों में खाना खा रहा है। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे अर्श से फर्श तक इमरान खान ने ला के छोड़ दिया। उस पर बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण किया है साजिद तरार ने। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों अभी भी कहना है कि पाकिस्तान जो है वो इस रीजन में सबसे सस्ता तरीन मुल्क है, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि दोबारा आईएमएफ के पास जाना पड़ सकता है। तो क्या ये दोबारा जाते हुए नजर आ रहे हैं? तो आ चुके हैं। आपके 4-4 मिनिस्टर एक महीने में यहाँ पे आ रहे हैं। आईएमएफ का मिनी बजट देने का मकसद ही आईएमएफ से पैसे लेना है। और आरजू ये 22वां प्रोग्राम है। ये पहले 21 प्रोग्राम हो चुके आईएमएफ के। मुझे ये ख्वाहिश है कि वो ये बताए कोई कि आईएमएफ के पहले 21 प्रोग्राम वो किधर गए पहले। तो उसका कोई सवाल जवाब नहीं है। लेकिन सर वापस कैसे करेंगे? कर्जे तो ये लेते चले जा रहे हैं, चाइना हो चाहे को सऊदी अरब हो, वापस कैसे होगा? ये मतलब किस तरफ जा रहे हैं? क्या हम ये फेल्ड स्टेट की तरफ जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? स्टेट को आपके जो इन्हीं के पीटीआई के आपके वजीर है वो बता चुके हैं कि वी आर प्रैक्टिकली वी आर बैंकरप्ट। अब ये देखें ना, आईएमएफ से जो पैसे ले रहे, पैसे तो लेना तो कोई बात नहीं है, लेकिन पैसे लेके करेंगे क्या उसका? पहले पैसे 21 आईएमएफ के प्रोग्रामों के वो को पाकिस्तान पहुंचे। ये तो लंदन और दुबई में जाएंगे पैसे, अमेरिका में आएंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे। ये तो सिर्फ जो 1500 2000 लोग आपके आसपास फॉरेन नेशनल बैठे हैं, जिनके बच्चे बाहर बैठे हैं, प्रॉपर्टियां बाहर है, इंटरेस्ट बाहर है। आज की कैबिनेट देख लें आप, आज की पिछली ये सारी कैबिनेट सबसे पहले तो वही है जो परवेज मुशर्रफ दौर की। यही अभी आप अगला जो चेंज आएगा, नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, इसी तरह के चेंज यही दोबारा फिर आ जाएंगे कैबिनेट। इन्हीं के रिश्तेदार होंगे। ये देखें आपके हर जो इस वक्त जो मिनिस्टर है, अब मैं उसको आपको बता सकता हूं कि उसका पहले चाचा पहले इसी जगह था, उसका बाप इसी जगह पे बैठा हुआ था, और इसी तरह वो एस्टेब्लिशमेंट के रिश्तेदार थे। वो मेरा मकसद है एक दूसरे के साथ ये एक ग्रैंड अलायंस है फॉर करप्शन। इधर आप हर डिपार्टमेंट को देख लें, इन्होंने एक ग्रैंड अलायंस बनाया हुआ है कि किस तरीके से हमने पाकिस्तान को झंझोड़ के खाना लूट रहे हैं। और सबके रिश्तेदारी आके लंदन में खत्म होती है। सबके लंदन में बैठते हैं। लंदन उनका एक जिस तरह है कि आपका कैपिटल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की किस्मतों के फैसले लंदन में होते हैं। अफसोस के साथ मेरे जैसे लोग जो 36 साल पहले इन्हीं हालात की वजह से वहां से महाजर होकर यहाँ निकले थे, भागे थे, और आज भी बैठे मेरी तरह के कुछ लोग लंदन में बैठ के रो रहे होंगे इनके याशियां लल्ले तल्ले देख के। मुझे यहाँ मैं देखता हूँ न्यूयॉर्क में इनके क्या कर रहे हैं लल्ले तल्ले, इनके पैसे प्रॉपर्टियां कहाँ। हम लोग खून के आंसू रोते रहेंगे जितना अरसा जिंदा है, लेकिन मुझे इसका हाल कोई नजर नहीं आता। उसकी वजह यह है कि मैं आपकी हिस्ट्री पे डिबेट कर सकता हूँ 1947 से लेकर आज तक। आपके हालात आज नहीं चेंज ना। आपने 1947 से इसको खाना शुरू कर दिया था। आपके मूजब इसका सिकंदर मिर्जा साहब और आपके अयूब खान साहब ने इसकी बुनियादें आज के पाकिस्तान की रखी थी, और आपने बैरिया टाउन बना दिया पूरा पाकिस्तान। और अब मेरे ख्याल में मुझे इसमें से पहले मैं खुद विक्टिम हूँ पीटीआई का, खान साहब का। मैं भी इनमें देखता था शायद तब्दीली लाएंगे, लेकिन वो नहीं ला सके अनफॉर्चुनेटली। एक धोखा हुआ है पाकिस्तान के साथ, मेरे साथ धोखा हुआ है। आई वाज अब्यूज्ड। लेकिन सर आपने बहरिया टाउन का नाम लिया, तो बहरिया टाउन और मलिक रियाज ये वो एक नाम है जिसपे हमें चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे मीडिया हो, चाहे स्टैब्लिशमेंट हो या फौज हो, सब एक पेज पे नजर आते हैं। इनके खिलाफ ना कोई बात करता है, ना कोई एक्शन होता है, जबकि सबको सब कुछ पता है। सब आरजू मुझे ये देखिए, लाहौर का रिंग रोड, आपके इस्लामाबाद का रिंग रोड, अब तो मलिक रियाज साहब के बच्चे बहुत ज्यादा, उनके शागिर्द बहुत फैल चुके हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। आप देखें कि वजीर आजम के एक बड़े करीबी 2 वजीर आपके तो इन्वॉल्व थे इस्लामाबाद के रिंग रोड में, और उन्होंने वो कुछ मुलाजम पेशा लोगों को स्केप कोड बना के वो खुद बिल्कुल क्लीन चिट लेके निकल गए। लाहौर के रिंग रोड का देख लें, जिस तरीका बैरियर टाउन पे वहां हो रहा है वहां। मेरा मकसद, और लेकिन उसमें खास साहब खुद कह चुके हैं कई दफा कि माफिया चला रहे हैं गवर्नमेंट और मैं उनके सामने बेबस हूं। ये तब्दीली थी।
ये रियासत मदीना था, और आप उनके साथ खड़े लड़ते क्यों नहीं उनके साथ? आपने कसमें खाई थी जी मैं पाकिस्तान बचाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन आप हथियार डाल लेते हैं। लेकिन एसेट्स तो खान साहब के भी बहुत सुना है बढ़ चुके हैं। जो खान साहब जो है 2 साल पहले 1 लाख और 2 लाख टैक्स भरा करते थे, वो अचानक से 98 लाख टैक्स आ गया उनका। ये तो वो चीज भी आ रही है। लेकिन साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो विजिट पर हैं दूसरी यूरोपियन कंट्रीज की तरफ, और बात की जा रही है कि जी ट्रेड करेंगे और इकोनॉमी पे काम करेंगे। लेकिन कैसे, क्या चीज पाकिस्तान बनाता है जो वो बाहर किसी को? आप मुझे ये बताएं, आपकी सबसे बड़ी ट्रेड एक्सपोर्ट, आप इस वक्त गंदम भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आप एक एग्रीकल्चर कंट्री, आप क्या एक्सपोर्ट करेंगे? आपके पास है क्या एक्सपोर्ट करने? वो तो एक अपना घूमने फिरने के लिए बोर हो गए होंगे, चले गए होंगे वहां पे, लेकिन ये बताएं असासे आप कह रही है, असासे अब कैसे ऐसे ऐसे कई मिनिस्टर जिनकी दाढ़ी मूछ नहीं पूरी आई, अरबों में वो खेल रहे हैं, और सबको पता है, सबको कोई ढकी छुपी बात नहीं है, पूरा पाकिस्तान जानता है। ऐसी कोई ये नहीं है कि आप और मैं कोई हम नई बात किसी को बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर एक को पता है क्या हो रहा है, हर शहर में पता है। और खासकर इसमें एक ऐसा, जब आपके सियासतदान बेवकूफ होते हैं, जब वो सिंसियर नहीं होते, मैंडेट डिलीवर नहीं करते, तो आपके मुलाजम पेशा लोगों की लॉटरी निकल आती, फिर वो बुरे तरीके से लोगों को लूटते हैं, और इस वक्त बिल्कुल वही हो रहा है। आपको कोविड कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको महंगाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मार खाएंगे, हमेशा करप्शन से खाएंगे, और पिछले 74 साल से खा रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास तो कोई तीसरी चीज नहीं की बात करने की। मैं हमेशा यही कहता था कि और नेशनलिज्म नहीं, तो वही करप्शन भी आप वहां से करके वही भागते हैं ना जो नेशनलिस्ट नहीं होता, वो फिर इसी तरीके से हो रहा है। अब उसमें रिलीफ देखें, कौन देगा, कौन ठीक करेगा? मुझे तो उसमें कोई, मैं पहली दफा आके पॉलिटिकल साइंस में हमेशा इस चीज में बिलीव करता था कि नाउमीदी मायूसी गुनाह है, लेकिन अब मैं भी खुद मायूस होता जा रहा हूँ, क्योंकि आपका कोई एक चीज होती है ना, पहले मुझे उम्मीद की किरण थी है, क्योंकि थर्ड पार्टी आई, खान साहब आए, खान साहब ने कहा मैं कैम्ब्रिज से पढ़ा हूँ, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं 10 अरब 12 अरब रुपए की रोजाना की करप्शन है रोक लूंगा, कर्जे उठा के मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। फिर वो सारा कुछ जब हमने मेल्ट होते देखा है, फिर वो अब मेरी तरह मैं अकेला नहीं हूँ मायूस इस वक्त, जो बहुत ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी जो मायूस है इस वक्त। पाकिस्तान में तो बैठे लोग वैसे मायूस हैं, वो तो डेड एंड नजर आता है, लेकिन तो अब तो हम जैसे पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हमें भी डेड एंड नजर आना शुरू हो गया। लेकिन सर कभी ये TLP से बात करते हैं, कभी ये TTP वालों के साथ जो है सीज फायर करते हैं, ये भी तो जो FATF में फंसे हुए हैं वहां जाके ये चीजें भी तो इनके अगेंस्ट ही जा रही हैं कि, और साथ ही अटैक्स भी बढ़ गए TTP के भी। देखिए उसमें इस वक्त TTP का आप देखें ना, आपके साथ जो उन्होंने अब TLP का देखें, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा परेशान कुन चीज है, एक तो सूबा सरहद में इनका इलेक्शन हारना, वहां पे JUI का इलेक्शन जीतना, और उनके अलायंस तालिबान के साथ आगे उनके, फिर TLP उसी एक चीज का हिस्सा है, फिर इसके बाद तहरीक आपकी लबैक पाकिस्तान, ये भी एक उसी माइंडसेट के लोग हैं सारे। तो ये सारा आगे आप इसको अगर देखें तो आप क्या फ्यूचर नजर आता है आपको? मुझे जो नजर आता है वो तो अफगानिस्तान बनता नजर आ रहा है, सोमालिया बनता नजर आ रहा है। मैं तो उन चीजों को देख रहा हूँ कि इन्हीं लोगों ने, जब जियाउल हक के दौर से, जब आपने रशिया आया था, आपने जिहाद का नारा लगाया, आपके हर शहर में बम फटे, हेरोइन पे लग गई सारी कौम आपकी, तो फिर आप उसी रास्ते पे दोबारा चल रहे हैं। आपके डिसीजन मेकर क्या वापस उसी रास्ते पे जाना चाहते हैं? मुझे तो यहाँ बैठे यही नजर आता है ना, जब आप तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ सीटें एडजस्ट करें, अब जब आप तहरीके तालिबान के साथ आप अलायंस करें अपने आप को, पर जब तालिबान अफगानिस्तान में आए तो जश्न मनाएं, आप उनके झंडे इस्लामाबाद में लगाएं, तो फिर आप क्या सिग्नल दे? मैं पूछना चाहूंगा, मेरी ख्वाहिश है इस चीज की कि मुझे कुछ बताए कि पाकिस्तान अगर उस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, उस डायरेक्शन पे, दिस इज व्हाट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, एक्सट्रीमिज्म, लोगों को जिस तरीके से अगले दिन क्या रह गया एक्सट्रीमिज्म दिखाने के लिए, और क्या रह गया जिस तरीके से यहाँ पे हो रहा है सब कुछ आपके सामने, आपने खुद कहा अभी TLP और TTP का साथ जिस तरह से हम दे रहे हैं, तो फिर दुनिया तो यही समझेगी, दुनिया को कैसे समझाएंगे ये कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है? मैं यही तो मेरे लिए, मैं बल्कि सबसे बड़ी बात मैंने शायद आपके सेगमेंट में ही कहा था कि आरजू, जब इन्होंने सियालकोट में वो जलाया श्रीलंकन सिटीजन को,
मेरे लिए सबसे बड़ा फिक्रा, मेरे लिए मसला ये था कि मैं दो चीजें किस तरह डिफेंड करूंगा, इस्लाम को किस तरह डिफेंड करूंगा वॉशिंगटन डीसी में, और पाकिस्तान को किस तरह डिफेंड करूंगा कि हम कौन लोग हैं। मेरा मजहब इस्लाम का मतलब पीस है, अमन है उसका मतलब, और हम पीसफुल लोग हैं। एक जिंदा शख्स को जला के ऊपर वो सेल्फियां खींच रहे, और आज ये जो कब्रें बनाई हैं आपने, गाड़ियां कब्रें बन गई, क्या मैं बताऊंगा किसी को, क्या किस तरीके से आप कह सकते हैं कि हम अच्छे इंसान हैं। मेरा मजहब सबसे अच्छा इंसान है, हम पीसफुल है, इस्लाम का मतलब पीस है। ये तो सर अब बताना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सर लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि कोई रास्ता आपको लग रहा है, कोई तरीका जिससे पाकिस्तान के सिचुएशन से बाहर निकाला जा सके, संभाला लिया जा सके? कुछ मतलब हमारे मुल्क है, हमें अपने मुल्क के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। देखिए, उसमें आखिर में मैं एक बात भी मेंशन करना चाहूंगा। हसन निसार साहब ने पिछले दिनों उन्होंने फूड फॉर थॉट्स उन्होंने शुरू की थी। उन्होंने कहा था कि इन सारी चीजों से तो डिक्टेटरशिप अच्छी। और मैं सारी जिंदगी पॉलिटिकल साइंस पढ़ता रहा हूं, मैं हमेशा डिक्टेटरशिप के खिलाफ रहा हूं इन चीजों के, क्योंकि मैंने देखा, ज़ियाउल हक का दौर देखा और कई दौर देखे। लेकिन अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस, डेवलपिंग कंट्री जहां जमहूरियत को लोग समझते ना हो, जहां जमहूरियत, देखें बिल्कुल आप इस वक्त नहीं समझते, आपके किसी को पता ही नहीं लेजिस्लेशन क्या है, आपके एमएनए को पता ही नहीं है एमपीए को हमें क्यों इलेक्ट किया गया। तो इन हालात में सिंसियर डिक्टेटरशिप एक ओनली वे आउट होता है जो आपको तरक्की की तरफ लेके जाए। लेकिन अब उसमें मसला ये है कि डिक्टेटरशिप तो आपको मिलती रही है, लेकिन सिंसियर डिक्टेटरशिप कहां से लाएंगे आप? अब ऐसा कौन सा इंसान डिक्टेटर लेकर आएंगे जो कहेगा कि आओ जी मैं पाकिस्तान बनाता हूं? वो आपके डिक्टेटरशिप भी जो आते हैं वो लंदन में, उनके भी इंटरेस्ट लंदन में होते हैं। वो भी मेरा मकसद है। अब ये मुझे तो एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। अपनी जमहूरियत से डिसअपॉइंटेड हूं, अपनी एस्टेब्लिशमेंट से डिसअपॉइंटेड हूं, अपने हर चीज से मुझे कोई रिलीफ या कोई कहीं से ऐसी चीज नजर नहीं आती कि जिसपे मैं ये कहूं कि ये फला चीज हम पाकिस्तानी करें तो हम बचेंगे। हमारे लिए ये हाल, आपने डिक्टेटरशिप के तजर्बे कर लिए, आपने जमहूरियत को देख लिया, आपने हर चीज का तजर्बा कर लिया 74 सालों में। कंट्री दो टुकड़े हो गए। आज आप आईएमएफ के पांव से उठते हैं तो चाइना के पांव पड़ जाते हैं, वहां से उठते हैं तो सऊदी अरब के पांव पड़ जाते हैं। दर बदर आप पैसे मांगते फिर रहे हैं लोगों से, और लोगों के बद से बदतरीन हालात हो चुके हैं। आखिर में मैं यही कहूंगा कि हजरत उमर के दौर में जब कहर पड़ा था वहां पे चोरी की सजा माफ कर दी, मुअत्तल कर दी गई थी। तो ये आपके मिनी बजट के बाद आपके हालात भी वही होने वाले हैं कि चोरी डाके आपके ऊपर हलाल हो जाएंगे। ये हालात इस तरीके से चल रहे हैं क्योंकि मैंने अगले दिन कोशिश की ऑनलाइन पता करने की कि एवरेज पाकिस्तानी की तरह 16,000 हो गए। उससे वो क्या खाए, क्या बचाए, क्या बच्चों को दूध पिलाए या पानी पिलाए, क्या मिले। मैं जब उसके जूतों में पांव डाल के देखता हूं तो मेरी जान निकल जाती है। लेकिन मसला ये है कि आपके इशराफिया और इस्लामाबाद के माथे पे बल भी नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं हसन साहब की बात को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगी कि डिक्टेटरशिप आ जानी चाहिए। हम बहुत बार भुगत चुके हैं और अभी भी एक तरह से कहा यही जा रहा है कि इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ दिखाने की है, पीछे से चला एस्टेब्लिशमेंट ही रही है। लेकिन एक छोटे सा मैं कहूँ, आपके सारे जितने सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट के तैयार किए हुए हैं, सारे डिक्टेटरों की झोली से बैठ के तैयार हुए हैं। और जब इस्लामाबाद में आके बैठते हैं उनका माइंडसेट डिक्टेटरशिप की होता है। बताता हूँ किस तरीके से। आपके खान साहब सारी गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के जरिए चला रहे हैं, वो कौन सा कंसेंसस लेके चला रहे हैं? तो ये भी डिक्टेटरशिप नहीं है तो और क्या है? नहीं, वो डिक्टेटरशिप ही है एक तरह की। जैसे कहना चाहिए कि सामने खुल के नहीं आए हैं, लेकिन बेहतर है कि खुल के ना आए सामने। पहले ही पाकिस्तान बहुत कुछ भुगत चुका है इस डिक्टेटरशिप की वजह से, चाहे मुशर्रफ की हो या याह्या खान की हो या ज़ियाउल हक ने तो बहुत ही नुकसान किया था। ज़ियाउल हक के जितना डैमेजेस ज़ियाउल हक ने दिए हैं शायद ही किसी और डिक्टेटर ने दिया हो। जिस तरह से यहाँ पे वो मजहब का प्रचार किया गया और जिस तरह से आज हम जहाँ पहुंचे हुए हैं, ये सारे करामात ज़ियाउल हक से ही शुरू हो गए थे। वैसे तो खैर भुट्टो ने भी कम नहीं किया था, जो अहमदी डिक्लेयर कर दिए, नॉन मुस्लिम और पता नहीं क्या क्या। लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, मजहब को साइड पे करके सिर्फ इकोनॉमी और एजुकेशन को बनाएंगे। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? मसला तो यही है। हल तो हमें पता है, मौजूद पता है। जमहूरियत दुनिया में अभी तक अच्छा सिस्टम है, कंपेयर किया जाए, इज अ बेटर सिस्टम, नॉट द बेस्ट। लेकिन अब आपने उसके भी तजर्बे किए।